अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कुछ नैब की हालिया कार्रवाइयों में। जनाब साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब हैं, जिनके ऊपर बड़ा मशहूर मालम जब्बा केस था। हालिया कार्रवाई में नैब ने जो तहकीकात थी 3-4 साल से जारी थी, इन तहकीकात को बंद करते हुए परवेज़ खटक साहब को क्लीन चिट दे दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि साबिक वज़ीर सेहत है आमिर कियानी, उनको भी क्लीन चिट मिल गई है। इंक्वायरी उनके खिलाफ शुरू हुई थी, जो अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा गया। पीटीआई की हुकूमत आते ही उसके खिलाफ इंक्वायरी एक उनके ऊपर जारी थी, नैब ने वो इंक्वायरी भी बंद कर दी है। जनाब एक के बाद दीगरे हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी हुकूमती शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज या केसेस बंद हुए हैं जो बड़ी देर से जारी थे, लेकिन नैब उसके अंदर कोई भी खातिर खा न तो तहकीकात कर सकी, न ही उस सिलसिले में कोई ज़्यादा पेशरफ्त हुई और फिर बंद कर दिए गए। तो इसके ऊपर अपोजिशन ये कहती है कि जनाब ये केसेस जो कि बनाए गए हैं नैब की जानिब से, नंबर 1 तो अपोजिशन के खिलाफ सरीहन इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं जो भी पीटीआई हुकूमत के अंदर केसेस बने हैं। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जो हुकूमती शख्सियात के ऊपर थोड़े बहुत केसेस भी बने वो सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट थी, और जो केसेस हाल ही में बंद हो रहे हैं वो इसका एक सबूत है। ये भी कहती है जनाब अपोजिशन कि ना तो कार्रवाई हुई हुकूमती केसेस के ऊपर और ना ही इन लोगों ने कुछ ज़्यादा उसके अंदर मुस्तादी दिखाई, और एंड में खारिज करके केसेस को इनको क्लीन चिट दे दी गई है। बड़े संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है अपोजिशन और कहती है ये एक तरफा कार्रवाई है दोहरा नैब का, और नैब को हुकूमत इन्फ्लुएंस करती है, उनके ऊपर दबाव डालती है। यही सब कुछ पूछना है हमने अपने एनालिस्ट से कि जो हालिया कार्रवाइयाँ हुई हैं नैब की, जो एक के बाद दीगर केसेस बंद हुए हैं, क्या ऐसे में अपोजिशन के इल्ज़ामात को तक़वियत मिलती है? क्या अपोजिशन के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हमें ज्वाइन करें जी हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। भट्टी साहब आपके पास ही सबसे पहले आऊंगी क्योंकि आपका एक मौक़िफ़ रहा है शुरू से। आप पहले ये नहीं समझते थे कि कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, या आप समझते थे कि कोई ऐसी नैब स्टेप्स ले रहा है हुकूमत के खिलाफ भी जिनमें जान है। आज जो नैब की जानिब से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसके ऊपर जो अपोजिशन मौक़िफ़ अपना रही है, क्या आप अपना स्टांस बदलते? मैडम शेख बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा स्टांस। मैं तो ये समझता हूँ कि 2-3 केसेस 4 केसेस ऐसे हैं जो मशकूक और जाली बनाए गए हैं अपोजिशन पर, और मैं ये भी समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ पैमाना दूसरा है और अपोजिशन की तरफ दूसरा है। इससे ये साबित नहीं होता कि अपोजिशन से इंतकामी कार्रवाइयाँ, उनको अपना जवाब देना चाहिए। लेकिन जो इमरान खान साहब ने वादा किया था पहली तकरीर में कि एहतसाब घर से होगा, वो पूरा नहीं हो रहा। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं हो रहा, बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं हो रहा। ये 2 केस तो एक अलहदा छोड़ देना, आटा गंदम है, चीनी है, पेट्रोल है, निजी बिजली घर डाके हैं, इनकी रिपोर्टें आ गई हैं, इन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मालम जब्बा छोड़ दें, चलो हेलीकॉप्टर केस है इमरान खान साहब का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। BRT है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब करप्शन कहानियाँ हैं, KP करप्शन है, पेंडोरा लीक्स हैं, उन पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बाकी कर्जा कमीशन बना था, वो कुछ नहीं हुआ। ब्राडशीट रिपोर्ट एक आई थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। और फिर जुल्फी बुखारी साहब सुना है कि उन पर कोई केस बना था, वो बगैर पेशी के बरी हो गए। उस्मान बुज़दार साहब, मदर साहब से माजरत के साथ, उस्मान बुज़दार साहब पे शराब लाइसेंस केस और बहुत सारे केसेस थे, इल्ज़ामात थे, उनका क्या हुआ? हलीम आदिल शेख साहब पे 253 एकड़ अराजी केस गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का, उसका क्या हुआ? नूरुल का इल्ज़ाम है, ये सारे हो सकता है इल्ज़ाम हो, झूठे हों, लेकिन इनका क्या हुआ? नूरुल कादरी साहब की वजारत के एक इमारत कारोबारी शराकतदार को देने पर शिकायत, हज इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ, उसका क्या हुआ? गुलाम सरवर साहब का था आमदन से ज़्यादा असासाजात, उनका क्या हुआ? डॉक्टर जफर मिर्ज़ा मुबैना बदनामी, मास स्मगलिंग और अद्वियात बचाने वाली वो के आड़ में भारत से विटामिन और अद्वियात और साल्ट्स की दरामद, उनका क्या हुआ? चलो फैसल वाडा, सबतैन खान, अलीम खान केसेस चल रहे हैं। तो इस तरह ये केसेस। अब आ जाए इस पे कि आमिर कियानी साहब को क्लीन चिट मिल गई। क्या आमिर कियानी साहब को, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह अपोजिशन को पकड़ लिया जाता है और इल्ज़ाम लगते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, कि आमिर कियानी साहब, परवेज़ खटक साहब, आज़म खान साहब और महमूद खान साहब जो इन हैं, क्या इनको पकड़ा गया? इनको कितनी मरतबा नैब में बुलाया गया? चलो आमिर कियानी साहब तो पेश भी 1-2 मरतबा सुना हुआ है, बाकी कितनी दफ़ा आए हैं? तो अब ये आमिर कियानी साहब का है कि वो कह रहे हैं कि
ایک موقف آ رہا ہے کہ یہ شاید خاقان عباسی کی کابینہ نے دوائیوں میں اضافہ کیا تھا. چلو ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ آ رہا ہے کہ دواس عامر کیانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دوا ساز کمپنیوں کو سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی تھی اور وفاقی کابینہ نے بھی اس اضافے کی منظوری دی تھی. اگر یہ دونوں باتیں تھیں تو کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا؟ کیا یہ باقی کابینہ کو نہیں پتا تھا؟ ان سے وزارت کیوں لی گئی؟ چلو اس کو بھی چھوڑ دیں. اب آ جائیں اس میں مالم جبہ میں اعظم خان ہے, محمود خان ہے, پرویز خٹک ہیں, اور جو پشاور ہائی کورٹ کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنی تھی, اس کمیٹی نے کیا فرمایا ہے آپ اگر آپ کے اوپر کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں, کوئی الزام لگائے تو آپ سٹیپ ڈاؤن کریں, اس کے بعد اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کریں. چلیے وہ ایک اور اس کا پہلو ہے, اس کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں. مظہر عباس صاحب کی طرف میں آپ والی بات لے کے جانا چاہوں گی. یہ ہم نہیں بولتے میڈم شیخ, یہ میرے عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا, یہ میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. مغرب میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, مہذب معاشروں میں ایسا ہوتا ہے. ہماری کیا ضرورت ہے, انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا تھا. فلائی ریاست میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی سر, لیکن مظہر عباس صاحب کی طرف یہی لے کے جانا چاہوں گی. مظہر صاحب, کرکس آف دا میٹر از کہ جیسے ابھی بھٹی صاحب عامر کیانی صاحب کی بات کر رہے تھے, انکوائری الزامات کے اوپر سٹارٹ ہوئی, سٹیپ ڈاؤن کیا, تحقیقات کے لیے پیش ہوئے, ویل اینڈ گڈ. لیکن اب جب انکوائری خارج کر دی گئی ہے, بند کر دی گئی ہے, کیا تحقیقات ہوئی؟ کیونکہ اس وقت تو اسٹیبلش ہوا تھا نا کہ وہ غیر فطری طور پر پرائسز بڑھی ہیں ادویات کی. آپ نے بھی اس کے اوپر کئی دفعہ بات کی ہے. تو پوری طرح ہمارے سامنے چیزیں آ بھی نہیں رہی ہیں, اور کیوں نہیں آ رہی ہیں اب جب خارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے, آپشن تو میرا ہاں کا ہے. بلا امتیاز احتساب یہی تو ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے لوگوں کو بلا امتیاز کلین چٹ مل رہی ہے اور اپوزیشن کو بلا امتیاز گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا انصاف کا ترازو ہوگا؟ دونوں طرف بیلنس ہے, ایک طرف ایکویٹل ہے, دوسری طرف کنوکشنز ہیں. یہ تو بہت صاف نظر آ رہا ہے. آخر ایسے ہی تو نہیں یہ نیب آرڈیننس آ رہا ہے, ایسے ہی تو نہیں چیئرمین نیب کو توسیع مل رہی ہے, ایسے ہی تو نہیں پروسیکیوٹر جنرل کو توسیع مل رہی ہے. کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. چیز یہ ہے کہ جس انداز میں, اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں, اسی وجہ سے اس ملک میں احتساب ہوتا نہیں ہے, اسی وجہ سے احتساب نہ ہوتا ہے نہ نظر آتا ہے. اسی لیے نہ انصاف نظر آتا ہے نہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی بھی ادارے کو, جو احتساب کا ادارہ ہے وہ کسی نہ کسی گورنمنٹ کنٹرول میں رہے گا, بظاہر اس کا جو بھی نوٹیفیکیشن ہو, جو چارٹر ہو, وہ انڈیپینڈنٹ نظر آئے. لیکن جب آپ اپوائنٹمنٹ ہی اس طریقے سے ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ آپ کلین چٹ دیتے چلے جائیں گے آپ, اور ان کا پیمانہ دیکھ لیں اور اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ ہے وہ دیکھ لیں آپ, تو آپ کو بہت صاف نظر آ جائے گا. اور یہی نہیں, آپ پچھلی گورنمنٹس میں بھی چلے جائیں, وہاں بھی احتساب کا پیمانہ یہی رہا ہے. تو اس ملک میں احتساب کا پیمانہ جو ہے وہ یہی رہا ہے. جو حکومت وقت ہے اس کو ریلیف ملتا ہے, اور جو اس وقت کی اپوزیشن ہے اس کو کنوکشنز ملتی ہیں, جیل میں ڈالا جاتا ہے, پولیٹیکل مینوورنگ ہوتی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, اور وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں. اور ویسے پرسنل نوٹ پہ ارشاد بھٹی صاحب کے, اگر عثمان بلدار پہ آپ غلط کیس ڈالیں گے تو پھر یہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی, جلدی سے بھٹی صاحب. 60 سوالوں کے جواب میں ایک سوال کا جواب بھی سائیں عثمان بزدار نہیں دے سکے تھے, اور پھر ان کو سوال نامہ دیا گیا تھا. پتہ نہیں وہ کیا بنا اس سوال نامے کا بھی. اب اس سوال کا جواب وہ کیا دیتے ہیں یار؟ سوال مظہر صاحب کے لیے انہوں نے مکہ میں بھی دعا کرنی ہے اور مدینہ میں بھی دعا کرنی ہے. اوکے ٹھیک ہے. محمل آپ کی کیا رائے ہے اس کے اندر, اور یہ بتائیے گا عوام کو اس سے کیا میسج جاتا ہے احتساب سے متعلق؟ دیکھیے علینا, مظہر صاحب نے بھی اس کا بہت اچھا جواب دیا, اور بھٹی صاحب نے ویسے جواب تو بہت اچھا دیا, لیکن انہوں نے آپشن خیر دوسرا لیا ہے. میں تو خیر اس کو بظاہر تو یہ بات بالکل اپوزیشن کی درست لگتی ہے. اور نہیں, بھٹی صاحب نے کہا ایک بات تو کہی ہے نا بھٹی صاحب نے کہ دوہرا معیار ہے, تو ہاں ہو گیا. ہاں لینا, لیکن انہوں نے ہمیں آپشن جو ہے وہ انہوں نے کہہ تو رہے تھے کہ دوسرا لینا. خیر اینی وے, میں تو بات یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں بظاہر بالکل درست لگتا ہے, کیونکہ جس طرح بھٹی صاحب نے بھی بات کی, جس طرح مظہر صاحب نے بھی بات کی, ایک فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے تھی ان کیسز کے. وہی پروسیس اپلائی کرنا چاہیے تھا جو اپوزیشن کے کیسز کے اوپر بھی کیا جاتا ہے. چیئرمین نیب کی ہم بے تحاشا ادھر جو ہے اس شو کے اندر ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کے پاس
डिस्क्रेशनरी पावर्स थी जो अरेस्ट करने की, और उन्होंने वो पावर्स का इस्तेमाल किया है जब भी ऑपोजिशन के केसेस आते हैं। और जिस तरह भट्टी साहब ने खुद ही अभी गिनवाया है कि वही वाली जो डिस्क्रेशनरी पावर है गिरफ्तारी करने की, वो जो है वो हुकूमती अरकान के ऊपर जो है वो नहीं लागू हुई। तो ये जो बिला इम्तियाज जो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो तो हमें कहीं नजर नहीं आई। हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नजर आई। ये नजर आया कि अभी जो है वो इंक्वायरी वगैरह मुकम्मल होती नहीं, लोग गिरफ्तार होकर उनको कितने कितने महीने साल जो है उनको जेल में रखा जाता है, और फिर एंड पे उन केसेस से कुछ निकले ना निकले, लेकिन जाहिर बात है एक पूरा का पूरा जो है आपका फ्रीडम आपसे छीन लिया जाता है इतने अरसे के लिए। तो ये इन सारी बातों से तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ऑपोजिशन की बात ठीक है। और अब तो खैर जो अमेंडमेंट्स भी लाई गई हैं वो भी इसी चीज के ऊपर आती है कि हुकूमत जो है वो एक्चुअली ऑपोजिशन से एग्री कर रही है बहुत सारी चीजों के ऊपर, और इसीलिए ये अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। कुछ लोग तो खैर ये कहते हैं कि शायद क्योंकि कल को इनके अपने ऊपर आनी थी तो इसलिए, लेकिन उसमें भी मेरा तो ये है कि अगर कोई अच्छी अमेंडमेंट्स, अगर कोई अच्छी चीजें ला रहे हैं तो चले, वो किसी ना किसी हुकूमत ने तो करना है, बेशक अपने आप को बचाने के लिए वैसे, लेकिन देखिए ये जो हुकूमत के केसेस वर्सेस ऑपोजिशन की केसेस, अभी भट्टी साहब ने पूरी लिस्ट गिनवाई, मजहर साहब ने बात की, आपने अपनी इंट्रो में बात की, तो ये आप देख लीजिए कि कितनी लंबी लिस्ट है कि हुकूमत के साथ क्या रवैया रहा और ऑपोजिशन के साथ क्या रवैया रहा, और ये चेयरमैन नैब साहब सियासी तौर पे इसके क्या असरात देख रही हैं महमूद? नहीं, सियासी तौर के ऊपर तो देखिए अलीना, अभी ही अगर आप देख लें कि पिछले 3-3.5 साल के अंदर जो है पूरा का पूरा एहतसाब का जो एक बयानिया था उसको बड़ी हुकूमत की हिट पड़ी है उस बयानिए को। उसकी वजह ये है कि इन केसेस में से कुछ निकला नहीं, फिर इस तरह की जो बातें की और फिर अपने लोगों को बचाया गया या इसी तरीके से, और फिर चेयरमैन नैब को भी जिस तरह तौसीह देने की, वो किस वजह से, क्या उनकी कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी थी, वो कारकर्दगी कहाँ है, तो वो दिखाए ना कि किस तरह से तौसीह दी जा रही है, कोई चीज होती है। तो मेरे ख्याल में कि वो तो वैसे ही सियासी बयानिया तो हुकूमत का जो है वो उसने जो है वो सफर की है, और जो ऑपोजिशन का बयानिया इस चीज के ऊपर कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उसको तो काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि उस चीज के ऊपर तो अब लोग भी कहते हैं कि लगता है मैडम शेख जी तकवीत। भट्टी साहब स्ट्रांग हुए ऑपोजिशन का बयानिया, उनको एज हासिल हुआ है इन सारी कार्रवाइयों की वजह से या हुकूमती रवैये की वजह से जल्दी से? नहीं मैडम शेख, ये नहीं है, ये छोटा इशू है। हर दौर की अपोजिशन रोती रहती है, हर दौर की हुकूमत ऐसे काम करती रहती है। ये छोटा इशू है। डंट पड़ा इमरान खान साहब को, सबसे बड़े दो नारे थे रिफॉर्म्स एंड इत्साब, बिला इम्तियाज इत्साब। तो इमरान खान साहब की को डंट पड़ा, रिफॉर्म्स हो नहीं सकी, बिला इम्तियाज इत्साब कर नहीं पा रहे, या वो बिला इम्तियाज इत्साब वो उसमें वो डंडी मार गए। ये पड़ा सर, उनको डेंट पड़ा है तो ये जो स्पेस है ये कोई कैश तो करेगा ना। हाँ। और जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं, जब आप मगरब बरतानिया अमेरिका की बात करते हैं, जब आप दूसरों से एक अखलाकी मयार आप मुकर्रर करते हैं और फिर उस पर आप पूरा नहीं उतरते, तो डंट उस पे पड़ा है। और दो जुमले मैडम शेख कि ये जो आप देखें ना कि ये मालम जब्बा में है, अब उन्होंने कहा कि जी प्राइवेट ग्रुप को जमीन की लीज जो है 15 से 30 साल 35 साल कर दी, ये केपी काबीना ने मंजूरी दी। अब देखें केपी काबीना ने मंजूरी दी, ये पहले क्यों नहीं सामने आया, ये क्या? अच्छा, दूसरा, प्राइवेट ग्रुप के पास रिजॉर्ट चलाने का तजर्बा सलाहियत नहीं थी। कमेटी ने देखा, जो कमेटी बनी पेशावर हाई कोर्ट पे, वो कमेटी सर बिल्कुल हमने यही सवाल उठाया है शुरू में, पता नहीं सकती इतनी लंबी तहकीकात चली, ना सिर्फ होटल बाकायदा एक चेन ऑफ इवेंट एस्टैब्लिश हुई, लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी सब कुछ एस्टैब्लिश होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया, बल्कि खारिज कर दिया गया अदम सबूत की बुनियाद पर। अच्छा, हसन साहब जैसे बाकी तीनों पैनलिस्ट समझते हैं कि जी ऑपोजिशन जो दावा कर रही है वो दुरुस्त है, आपकी क्या इसमें राय है? शुरू हुए थे हम सब के लिए कानून बराबर, एक नहीं दो नहीं, एक पाकिस्तान से। सर, कहां पर ये सारे बयान, ये दावा, ये ख्वाब दम तोड़ा? देखें, आपकी ट्रेडिशन, आपका सियासी कल्चर वो बिल्कुल कोई और चीज़, और इससे मिलते जुलते नारे सदियों से लग रहे हैं यहाँ। देखें, हमारी रिवायात और सियासी कल्चर की रोशनी में तो ऑपोजिशन 100% सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं। एंड ऑन टॉप लेट मी ऐड कि सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, अवाम का तासुर भी बिल्कुल यही है।
अपोजिशन तो छोड़े ना जी, वो उनका तो कारोबार है, उनका तो धंधा है ये। कॉमन मैन ऑल्सो वो भी इन्हीं लाइन्स पे सोचने लग गए हैं। तो जो पैनलिस्ट हैं, तो जाहिर है मैं उनको शौकिया तो इख्तलाफ नहीं करना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ठीक है जी, तो हमारा पूरा पैनल इसके ऊपर यूनानिमसली समझता है कि जी अपोजिशन जो दावा है नैब की रीसेंट कार्रवाइयों के नतीजे में वो बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। और हसन निसार साहब बढ़ के यहाँ तक कहते हैं कि जनाब ये ना सिर्फ अपोजिशन का दावा है बल्कि अब अवामी रद्द-ए-अमल में तब्दील होने शुरू हो गया है। अवाम भी यही समझती है कि शायद इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बड़ा ही तशवीशनाक जी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरे सवाल के साथ आते हैं। जनाब गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का एक हाई लेवल इजलास हुआ, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत की जानिब से बाकायदा अब ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान के दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और एक अंडरस्टैंडिंग तय पाई है, जिसके नतीजे में सीज़ फायर पर इत्तफाक किया गया है। दोनों जानिब से मुकम्मल सीज़ फायर रहेगा। अब इसको हमने डिस्कस भी किया था कि तालिबान ज़राए से पता चला था कि 1 माह के सीज़ फायर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग तय पाई है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी आईन पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो आइन और कानून से मावरा हो, बाला हो। इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है जी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से खास तौर पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। लेकिन सवाल हमारा कुछ इन ज़ावियों पर कि क्या TTP से कामयाब मुज़ाकरात हुकूमत के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुस्बत साबित होंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब, मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आपकी राय क्या है? सबसे पहले तो ये बताइएगा और फिर जो आलमी इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। वो मुज़ाकरात के बारे में राय क्या देनी है, मेरी तो दुआ है, राय नहीं है, दुआ है कि अल्लाह करे ये सिलसिला कुछ देर चलता रहे या कुछ देर कायम रहे। ये तो मैं कोई ये कुछ शॉर्ट इन द डार्क वाली बात नहीं है, ट्रेडिशन है हमारी। ये तो खाना कबा में जाके एक दफा एक एग्रीमेंट हुआ था। खैर, आपने ये जो बात की है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे मस्बत साबित होंगे वगैरह, तो हमारा तो मामला ये है कि हमारे बारे में तो मनफी का कम हो जाना, ये हमारी आज तक की कमाई है पिछले कई अशरों की। हमारे बारे में मनफी में कमी आ जाना भी मुस्बत है, उससे ज़ाहिर होगा, लेकिन अल्लाह करे ये आगे भी चले, चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों बाद कोई मनहूस खबर ना आए, बस और क्या। अच्छा इरशाद भट्टी साहब, आप अग्री करेंगे, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात ये भी जाहिर किए जा रहे हैं, जैसे हमने भी बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात की है कि एक तारीख है TTP के साथ, फिर हाल ही में ज़्यादा दूर बात नहीं है इससे मुतल्लिक एक बयान भी बड़ा सख्त दिया TTP ने, उसके बाद भी ये फैसला हो जाना, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना, क्या आपको लगता है देरपा होगा? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये बैनुल-अक़वामी, आपको किसने कहा है बैनुल-अक़वामी की सतह पर सोचें? बैनुल-अक़वामी हमारी क्या औकात है? हम भूखे नंगों की क्या औकात है? हमारी हैसियत क्या है, औकात क्या है पूरी दुनिया में हमारी? हम कशकोल लिए दर बदर फिर रहे हैं, कहीं से उधार तेल, कहीं से उधार डॉलर, और IMF के पाँव में पड़े हुए हैं, फैटअप में फंसे हुए हैं। हमारी क्या औकात है, क्या हैसियत है हमारी? आलमी तौर पर तनहा कांग्रेस में हमारे खिलाफ अमेरिका में बिल पास हो गया सब कुछ करके, और अभी यूरोपीय यूनियन का वफद आया था जहां हमारी 31 से ज्यादा यानी 50% तक एक्सपोर्ट है, और यूरोपीय यूनियन वफद ने ट्वीट किया है कि हम जो G+ स्टेटस दिया हुआ है उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ एक चार्जशीट पेश की है, अपोजिशन के खिलाफ भाई कार्रवाइयां हो रही हैं, मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, इंसानी हकूक और वगैरह 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 वगैरह। हमारी औकात ही कोई नहीं है बाहर। भूखे नंगों की क्या औकात होती, मंगतों की क्या औकात हो, क्या पिद्दी का शोरबा। हाँ, मुल्की सतह पर क्या होना चाहिए? आपके आज ही अरशद अजीज मलिक की वो रिपोर्ट छपी है जंग में एक, यानी जिस तरह हमने 7 TLP के साथ, तरीके लब्बैक के साथ 7 मुआहदे किए, इस तरह हम इन लोगों के साथ भी ये 7वां मुआहदा होगा। मैं तो इस हक में नहीं हूं, लेकिन सारे बड़े बैठ गए हैं तो गुड लक, इस अल्लाह करे वो बेहतर हो। हमने नेक मोहम्मद के साथ मुआहदा किया,
بیت اللہ محسود کے ساتھ معاہدہ کیا, حافظ گل بہادر کے ساتھ معاہدہ کیا, صوفی محمد کے ساتھ معاہدہ کیا, فقیر محمد کے ساتھ معاہدہ کیا. اچھا بھٹی صاحب, یہ جو بین الاقوامی سطح پر آپ بات کر رہے ہیں سر, میں آپ کے آرگومنٹ سے یہاں تک متفق ہوں کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ شہر والے تو ظالم ہیں, ہم مان لیتے ہیں شہر والے ظالم ہیں, لیکن سر یہ جو ہم فیصلہ کریں گے اس سے کیا مزید آپ کو لگتا ہے رد عمل آ سکتا ہے سخت؟ فیٹف سے متعلق ہی آپ دیکھ لیں, ابھی بھی ہم ریویو لسٹ کے اوپر ہیں, گرے لسٹ میں ہیں ہم. اگر ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریاکشن سخت ہو سکتا ہے مزید اس سے اوپر؟ میڈم شیخ, خدا کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی سے نکلے, ملک پر آئیں. 75,000 شہادتیں, خربوں کا نقصان کروانے کے بعد, پرائم جنگیں لڑنے کے بعد آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہم نے کیا کر لیا, کیا کھیت مٹی ڈال دیا؟ انٹرنیشنل نہیں, ہماری اگلی نسلیں سٹیک پر ہیں, ہمارا پاکستان سٹیک پر ہے. سر وہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں محمل کی طرف یہی چیز لے کے جانا چاہوں گی. 7واں معاہدہ یہ ہے, 7واں معاہدہ یہ ہے. تو اب میں تو دعا حسن نثار صاحب کی طرح دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کامیاب ہو جائے, ملک کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے. سر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دیر پا ہوں گے یہ؟ میں ذرا محمل کے پاس جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ لے کے جانا چاہوں گی. محمل, بھٹی صاحب کیا ٹھیک رہے ہیں, لیکن کیا ہم آئسولیشن میں اس طرح سے جی سکتے ہیں؟ کیا جو عالمی سینکشنز ہیں ان کا بھی تو ہمیں ہی مقابلہ کرنا ہے, فائنینشلی کس طرح سے ہمارے اوپر برڈن آتے ہیں ان کی وجہ سے, وہ چیزیں بھی تو ہمیں دیکھنی ہیں پھر. جی رینا, دیکھیے جہاں تک بین الاقوامی سطح پر مثبت ثابت ہوں گے, میرے خیال میں ٹی ٹی پی کے اوپر تو شاید بین الاقوامی اس طریقے سے شاید ریاکشن نہ آئے, کیونکہ دیکھیے کہ ویسٹ نے, نیٹو نے, امریکہ نے بھی تو تحریک طالبان افغانستان سے انہوں نے نیگوسیشن مذاکرات کیے, تو وہ ٹی ٹی پی کے اوپر اگر ہمارے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ تو صحیح نہیں ہوگا. لیکن اصل چیز جس طرح ایک بات بھٹی صاحب نے بھی کی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے پرسپیکٹو سے اس ساری چیز کو دیکھنی ہے. کیا ہم تیار ہیں وہ سب بھولنے کے لیے, وہ 70-80 ہزار شہادتیں؟ کیا ہم اے پی ایس کے بچوں کے جو ان کے پیرنٹ جو بات کرتے ہیں, ان کی فیملیز جو بات کرتے ہیں, جس دکھ کرب سے وہ گزرے, کیا ہم وہ تیار ہیں؟ یہ دیکھیے بات ایسے ہے, یہ افتخار فردوس صاحب ہیں, جرنلسٹ ہیں ادھر سے خیبر پختونخوا سے, انہوں نے کل اس کے اوپر بڑی اچھی باتیں عادل شاہ زیب صاحب کے شو کے اوپر کی, اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا جائے گا. جو اسٹیٹ کے خلاف اٹیکس ہوئے ہیں اس کو تو چلیں اسٹیٹ معاف کر سکتی ہے, لیکن جو پرسنل لاسز لوگوں کے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, تو شاید کوئی پروسیجر, ایک پروسیجرل فریم ورک اب تیار کیا جا رہا ہے, لیکن وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہوگا. ایک کنسنسس جو ہے وہ پارلیمنٹ نے ہی بنانی ہے. تو کیا ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جن کے اپنے لوگ بہت سارے شہید ہوئے ٹی ٹی پی کے ہاتھوں, تو وہ جو ہے ابھی تو ایک تو کلوز ڈور میٹنگ ہوئی اس ساری کے اوپر, ایک بریفنگ دی گئی, لیکن یہ ڈیبیٹ تو پبلک ہونی چاہیے, یہ ڈیبیٹ تو پارلیمنٹ میں ہمارے ریپرزینٹیوز کو کرنی چاہیے, یہ ڈیبیٹ تو عوام کو پتہ نہیں چاہیے, کیونکہ عوام کے بھی لاسز تھے, یہ خالی اسٹیٹ کے لاسز نہیں تھے, بہت سارے سویلینز بھی شہید ہوئے. تو بحیثیت قوم جب تک ہم ایک کنسنسس نہیں اس چیز کے اوپر بنائیں گے, جو ہم نے پہلے کنسنسس بنایا تھا نیشنل ایکشن پلان کے ٹائم جو ٹی ٹی پی کے خلاف جو پورا کیا گیا تھا, تو یہ ایک حیثیت قوم ہی ہمیں کنسنسس بنانا ہے, حکومت کو کنونس کرنا ہے, قوم کو, پارلیمنٹ کو. اچھا, ریاست ماں ہوتی ہے نا, اگر ماں بچوں کے بہاف پہ فیصلہ کر رہی ہے تو کیا ماں کو اس پوزیشن میں یہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ہوللی اینڈ سوللی بچوں کے بہاف پہ بھی یہ فیصلہ کر لے اگر وہ صحیح سمجھتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد مظہر عباس صاحب کا کامنٹ بھی, اور پھر بھٹی صاحب بھی کچھ ذرا کہنا چاہتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد جانی ہے. جناب, حکومت نے بتایا ہے کہ حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان میں سیز فائر پر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, مزید مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, مستقبل کیا ہوگا ان مذاکرات کا؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ مجھے, آپ کو, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو, جو کل قومی سلامتی کمیٹی میں جو سیاسی لوگ تھے ان کو, باقی عوام کو کیا پتا کون مذاکرات کر رہا ہے, کیا مذاکرات کر رہا ہے, کن پوائنٹس پر مذاکرات ہو رہے ہیں, کس کی رہائی ہونے جا رہی ہے, کس کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے, کون سے مقدمات ختم ہو رہے ہیں. کیا آج تک ٹی ایل پی والے معاہدے کا پتہ چلا کسی کو؟
किसी को पता चला कि टीएलपी से मुआहिदा क्या हुआ है, किसने क्या दिया है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आती है कि पोजीशन ऑफ वीकनेस नजर आती है। मुज़ाकरात तो हमेशा होते हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन उन सवालात के जवाब मिले हैं? मुझे नहीं पता। पहले तो जो मुज़ाकरात हुए थे, जब शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन से पहले जो मुज़ाकरात हुए थे, उसका तो पता था ना कि जी ये लोग जा रहे हैं मुज़ाकरात में, ये टीम है मुज़ाकरात की, एक टीम बनी हुई थी, उस टीम ने जाके मुज़ाकरात किए, फिर उन्होंने आके रिपोर्ट दी। यहाँ तो एक कंप्लीटली ब्लैंक है हम बिल्कुल। और आप और मुझे हैरानगी है कि कल ऑपोजिशन। अच्छा सर, एक हल्के की राय ये है कि खुफिया रहने से इन मुज़ाकरात की डिटेल्स नहीं, तो फायदा भी होता है कि नहीं होता है ना फायदा। तो अब तो हो गए ना टीएलपी से मुज़ाकरात, क्या किसी को पता चला क्या हुए मुज़ाकरात? किसी को पता चला क्या मुआहिदा है? कौमी सलामती कमेटी का कल इजलास था और वजीर आजम उसमें नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई? किसी ने, और अपोजिशन क्यों बैठी रही उसमें, उस मीटिंग में? और वो मीटिंग क्यों हुई? अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ही उस मीटिंग में नहीं है तो उस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का क्या वो है उसमें? तो मुझे तो बहुत ही डाइसी सी चीजें लगती है। मुझे नहीं पता कि चीजें कहाँ किस नहज में जाएंगी, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं इस तरह की उसमें, क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे कि जिसका आपको पता हो। आप टीटीपी से मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनका एक बैकग्राउंड है, जिनसे मुज़ाकरात पहले भी हुए, नाकाम हुए। फिर सबसे अहम बात सर, तो आलमी दुनिया का रिएक्शन आप इसके ऊपर, ये जो बातें हो रही हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तालिबान का कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज अफगान तालिबान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। आलमी दुनिया को छोड़ो बस ये तो बहुत ही डाइसी सी चीजें। तो मुझे नहीं पता इस मुज़ाकरात के नताइज क्या होंगे, क्योंकि जब तक चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नहीं आएंगी इस पे और क्या बात की जा सकती है। सर, क्योंकि एक तासुर जाता है ना, ये एक एसोसिएटेड हमारे साथ, एक हल्का है जो हमारे साथ एक इमेज एसोसिएट कर देता है और उसके बाद कहता है जी पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है, और फिर लॉबिंग सारी की सारी शुरू हो जाती है। तो इस पस मंजर में आपसे पूछ रहे थे, इस तनाजुर में आपसे पूछ रहे थे, लेकिन भट्टी साहब ये वाली पॉइंट जो अभी महमल ने भी उठाया है जी, नहीं मतलब वही है ना कि मैं क्या कहूँ, आप मुझे बताएं, आप में से किसी को पता है कौन मुज़ाकरात कर रहा है? आप लेजिट भट्टी साहब को पता है, भट्टी साहब, लेकिन इटसेल्फ बात होना भी इज अ क्वेश्चन। अच्छा भट्टी साहब आपको पता है क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, बता दें। जी मैडम शेख, कल मुझे सऊदी अरब से उस्मान बुज़दार साहब ने फ़ोन करके पूरा ब्रीफ किया था कि मुज़ाकरात कौन कर रहे हैं और किस तरह हो रहे हैं। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह, उन्होंने 2 दिन कहा था कि साईं 2 दिन ना बताना, उसके बाद बरकत जब पड़ जाएगी फिर बताना। हाँ चले सर, ये बता दें वजीर आजम कल क्यों नहीं थे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में? हाथ धो गई है मैडम शेख, कितना मासूम सवाल है। वजीर आजम साहब कह चुके हैं कि मैं इन करप्ट लोगों के साथ, जो करप्ट अपोजिशन है उसके साथ नहीं बैठना चाहता, वो मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता। कश्मीर का मामला हो, कोरोना का हो, जीबी का हो, टड्डी दल का हो, सलामती का इजलास हो, जहां अपोजिशन होगी मेरा वजीर आजम वहां नहीं आएगा। ये अलहदा बात है कि नवाज शरीफ साहब करप्ट थे, मुजरम थे, उनको बाहर भिजवा दिया। ये अलहदा बात है शहबाज शरीफ करप्ट, मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ाम है, उनको पीसी का चेयरमैन बना दिया। जरदारी साहब से बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज तक सारों को प्रोडक्शन आर्डर दे दिए। पेडोरा लीक्स में जिनके नाम मुबैना तौर पर आए हैं उनसे हाथ रोज मिलाते हैं। बीआरटी, शुगर कमीशन, आटा गंदम, बाकी सारों के साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन ये डिक्लेयर लोग हैं, इनके साथ मेरा वजीर आजम नहीं बैठेगा। मेरा वजीर आजम जिंदाबाद, लव यू माई प्राइम मिनिस्टर, लव यू। हाँ जी महमल, सॉरी भट्टी साहब, जीएसटी प्लस के ऊपर जो उन्होंने खदशात का इजहार किया, ट्विटर थ्रेड भी किया है, वो है कि माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट्स, और खास तौर के ऊपर उन्होंने मीडिया फ्रीडम के ऊपर उन्होंने कहा है कि चीजें जो है वो बद से बदतर होती जा रही, ना कि बेहतर हो रही है आज़ादी सहाफत जो है। तो इसलिए जो है इसके ऊपर जीएसटी प्लस के ऊपर भी बात आई है। और दूसरा, जिस तरह अलीना मजहर साहब ने बात की, मैंने भी पहले ये बात की है कि देखिए सीक्रेट नहीं होना चाहिए।
ये जो सारी इस तरह की बातें होती हैं, हमें जो इंटरव्यूज के थ्रू पता चलता है। आपको पता है कि इसके ऊपर टीटीपी के ऊपर पहले आरिफ अलवी साहब का हमने सुना, फिर वजीर आजम साहब ने एक इंटरव्यू में बात की इस तरीके से। ये अचानक से एक सरप्राइज आती है ऐसी चीजों की। तो ये अगर कौम के सामने रखें, पार्लियामेंट में डिबेट होगी तो जाहिर बात है कौम के सामने भी आ जाएगा कोई ऐसी चीज। फिर एक पूरी की पूरी कंसेंसस जो बनानी है वो इसी तरह से डिबेट के थ्रू बनती है, बात होती है। अच्छा, आज सवाल भी हुआ फवाद चौधरी साहब से, फवाद चौधरी साहब से सवाल भी हुआ इस मुआहिदे से मुतालिक। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त बताना दुरुस्त नहीं है। भट्टी साहब, जल्दी से आप भी इसके ऊपर एक लाइन बोल दीजिए। क्या आपको लगता है कि ये चीजें पार्लियामेंट में आनी चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, या फिर अगर रियासत कर रही है इसके ऊपर खुफिया तौर पर तो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? ये मैडम शेख, ये पार्लियामेंट जिसमें इमरान खान साहब ने हर बुध को आना था और अपोजिशन में जिस पर वो लानत भेज चुके थे और अमली तौर पर सारे इस पर इसी ख्याल पे पैराएं, कभी कोरम ही पूरा नहीं होता। आपको सिर्फ एक दो जुमले ख्वाजा आसफ साहब ने महंगाई की तरफ तवज्जो दिलाई। ख्वाजा आसफ साहब ने सुनिए मजे की बात सुनिए, ख्वाजा आसफ साहब ने महंगाई की तरफ तवज्जो दिलाई, सवाल का जवाब दे दें। निशानदेही कर दी। सर, क्या इस मामले पे हमें रियासत पे ट्रस्ट करना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो दुरुस्त करें, या फिर पब्लिक करनी चाहिए डिटेल्स? इस पार्लियामेंट में लाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ख्वाजा आसफ साहब ने महंगाई की तरफ तवज्जो दिलाई, राना तनवीर साहब ने कोरम की निशानदेही की। अच्छा जी, भट्टी साहब समझते हैं जी पार्लियामेंट में लाने का कोई फायदा नहीं है। और जो हमारा बुनियादी सवाल है उसके जवाब में सिर्फ हसन निसार साहब हाँ की ऑप्शन देते हैं और समझते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी, तब तक अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।